वेलकम स्टूडेंट। आज हम लोग पढ़ेंगे जियोग्राफी में भारत की फसलें। ठीक है, भारत की फसलें जो हैं कितने प्रकार की हैं, इनको किस प्रकार बोया जाता है, कब बोया जाता है, ठीक है, और उसमें कितने तरह की फसलें हैं। तो देखो, भारत की सबसे पहले फसल की बात की जाए तो भारत की फसल का अधिकांश भाग, ठीक है, मानसून पर निर्भर करता है, यानी वर्षा पर निर्भर करता है। अगर वर्षा नहीं होती है समय पर तो बहुत फसलें नुकसान हो जाती हैं। ठीक है, उसके बाद फिर नहरों पर, ठीक है, नहरों से सिंचाई व्यवस्था की जाती है हमारे भारत में जो फसल उगाए जाते हैं उनका। तो देखो, हमारे भारत में फसलों को दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, एक उपयोग के आधार पर और एक मौसम के आधार पर। ठीक है, दो भागों में बांटा गया है, उपयोग के आधार पर और मौसम के आधार पे। तो उपयोग के आधार पे जो फसलें हैं, कौन कौन सी फसलें हैं? पहला है खाद्य फसल, ठीक है, दूसरा है रेशेदार फसल, तीसरा है बागानी फसल, अन्य फसल और नगदी फसल। ठीक है, तो उपयोग के आधार पर ये फसलें हैं और ये मौसम के आधार पर है खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद की फसल। ठीक है, एग्जाम में इन सब का डेफिनेशन आता है और ये सब जो है हमारे पास जानना जरूरी है कि इन सब में फसलें जो है कब बोई जाती हैं और कब काटी जाती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले खाद्य फसल क्या है? धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल, मतलब जो भी चीजें हम क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं भोजन के रूप में, वो सभी चीजें लगभग खाद्य फसल में आती हैं। ठीक है, जिसमें एग्जांपल लिया गया धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा, मक्का, दाल का दो चार एग्जांपल याद रखना। रेशेदार फसलें वे फसल हैं जिनसे रेशा निकलता है। ठीक है, अब रेशे का तो बहुत काम होता है, रेशे से बहुत सारे बहुत तरह की सामग्रियां बनती हैं। ठीक है, झोला से लेकर के, बोरा से लेकर के, ठीक है, कपड़ों से लेकर के हर चीज। ठीक है, तो कपास और जूट को रेशेदार फसल कहते हैं और जूट को तो सुनहला रेशा भी कहते हैं, जूट को गोल्डन फाइबर कहा जाता है। ठीक है, और जूट का नाम है तो थोड़ा बता देते हैं। जूट जो है, जूट का सर्वप्रथम उत्पादन जो है पश्चिम बंगाल के रिसड़ा में हुआ था। ठीक है, और अभी भी बहुत सारी इसकी फैक्ट्रियां हैं जहां पे जूट का उत्पादन होता है। और कपास, ये जो कपास होता है जिससे सूती वस्त्र उद्योग विकसित होता है इसकी वजह से, तो इसका भी सर्वप्रथम जो है बंगाल के घुसड़ी में ही शुरुआत हुआ था, लेकिन यहाँ पर ये फसल टिक नहीं पाया। ठीक है, कई सारे कारण हैं जिसका हम लोग आगे अध्ययन करेंगे। तो कपास का शुरुआत तो वेस्ट बंगाल के घुसड़ी में हुआ था, लेकिन ये विकसित हुआ है गुजरात और महाराष्ट्र में। ठीक है, तो सबसे आगे कपास की खेती में गुजरात और महाराष्ट्र ही आते हैं। अब आते हैं बागानी फसल। तो बागानी फसल यानी जिसका बागान बना करके जिस फसलों का उत्पादन होता है, इसको बागानी फसल कहते हैं। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, मसाले हो गए। ठीक है, तो चाय में पता है सबसे अग्रणी कौन सा राज्य है? असम है। ठीक है, उसका पश्चिम बंगाल का दार्जिलिंग है। कॉफी में कर्नाटका है और मसाले में केरला है। ठीक है, उसको मसाले का शहर भी कहते हैं। अन्य फसल में गन्ना है, तेल का बीज है, तंबाकू है। ठीक है, नगदी फसल, नगदी फसल यानी कैश क्रॉप, जिससे नगद हमें पैसा मिले, ऐसी फसल। ठीक है, तो उसमें चाय आता है, कॉफी आता है, तंबाकू आता है, मसाले आते हैं। ठीक है, ये सब फसलें ऐसी हैं जो हम सिर्फ अपने लिए नहीं बोते हैं, बेचने के लिए, नगद के लिए बोते हैं। बाकी सब तो गेहूं, धान, ठीक है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इसकी खेती अपने पर्याप्त के लिए ही करते हैं। ठीक है, या उनके पास उतना ही खेत होता है, यानी उनके पास उतना ही जो है फील्ड होता है। तो ये हो गया उपयोग के आधार पे खाद्य फसल, रेशेदार फसल, बागानी फसल, नगदी फसल और अन्य फसल। ठीक है, अब आते हैं मौसम के आधार पर तीन प्रकार की फसलें हैं। खरीफ की फसल, तो ये फसल अप्रैल मई में बोई जाती है, अप्रैल मई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाती है। ठीक है, तो खरीफ की फसल क्या है? अप्रैल मई के महीने में बोई जाएगी और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाएगी। जैसे अभी एक महीने बाद जो गांव में जो खेती होगी वो खरीफ की होगी। ठीक है, धान बोया जाएगा। ठीक है, तो खरीफ की फसल में धान आता है, जूट आता है, कपास आता है। तो खरीफ की फसल क्या है? ऐसी फसल जो अप्रैल मई में बोई जाए और अक्टूबर नवंबर में काट ली जाए। ठीक है, जैसे धान, जूट, कपास। रबी की फसल,
रबी की फसल, ये फसल नवंबर दिसंबर में बोई जाती है, नवंबर दिसंबर, यानी ये वाला जब फसल का चक्र खत्म होता है तो उसके बाद इसका चालू होता है। देखो ये नवंबर में काट लिया गया, ये नवंबर दिसंबर में बो दिया जाता है, और मार्च अप्रैल में इसको काट लिया जाता है, ठीक है। और जब ये काट लिया जाता है तो फिर खरीफ की फसल अप्रैल मई में बो दी जाती है। तो रबी की फसल में क्या है, गेहूं है, चना है, मटर है, सरसों। देखो गाँव पे अभी के टाइम पे गेहूं काट लिया गया होगा, ठीक है। तो रबी की फसल में गेहूं, चना, मटर, सरसों। जायद की फसल, ये फसल ग्रीष्म या वसंत ऋतु के आरंभ में बोई जाती है। देखो ये जायद की फसल शॉर्ट टर्म का होता है, बहुत ही छोटे समय का, ठीक है। एक महीना 15 दिन, 20 दिन, 1.5 महीना, इतने का ही होता है। तो ये फसल ग्रीष्म या वसंत ऋतु के आरंभ में बोई जाती है और मई तक काट ली जाती है। इसमें मक्का है, मूंग का दाल है, सब्जियां होती हैं, तरबूज है, कंकड़ियां है, ठीक है, खीरा वगैरह होता है। तो उपयोग के आधार पे इधर हो गया 5, इधर मौसम के आधार पे 3, ठीक है। इसको अच्छे से याद कर लेना। इसमें अब हम लोग थोड़ा पढ़ेंगे सभी फसलों के बारे में। एग्जाम में क्या करता है, एग्जाम में धान का, गेहूं का, कपास का, ठीक है, जितनी भी फसलें लगभग हमारे भारत में बोई जाती हैं, ठीक है, उनमें से क्या करता है, कई बार इनकी जो है इनको बोने की जो दशाएं जो जरूरत पड़ती है वो पूछता है एग्जाम में। भौगोलिक दशाएं जिसको बोलते हैं, कि जैसे मान लो गेहूं, एग्जाम में क्या करता है 3 या 5 मार्क्स का जो है दे देता है, 5 मार्क्स का भी देता है कि धान की खेती के लिए भौगोलिक दशाएं क्या क्या है। भौगोलिक दशाएं मतलब बारिश कितनी चाहिए, उसको तापमान कितना चाहिए, मिट्टी कैसी चाहिए, ठीक है, ये सब चीजें। तो ये सब चीज हम लोग अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि एक हम लोग इसको ट्रिक से देखेंगे कि एक ही मतलब एक चार्ट बना करके हम लोग किस तरह सबको एक साथ याद कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें से कोई एक ही आता है और श्योर है आता ही है, ठीक है। ये लगभग 5 या 3 मार्क्स में पूछता है, भौगोलिक दशाओं का वर्णन करो, ठीक है। तो कोई भी एक आएगा, ठीक है, धान दे दे, गेहूं दे दे, कपास दे दे, जूट दे दे, कहवा दे दे, ठीक है। इसमें मैंने 5 इंक्लूड किया है, बाकी जूट का और गन्ना का तुम लोग इसमें जोड़ दोगे जैसे मैंने किया है, और मैं अभी इसको समझा देता हूं, ठीक है। तो इसमें इस तरीके से क्या करता है, क्वेश्चन देता है। अब इसको हम लोग समझते हैं कि इस चार्ट के माध्यम से सारे प्रश्न, मतलब क्या है, कोई भी आ सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो अगर हम लोग अलग अलग किताबों से याद करें तो थोड़ा क्या होता है, लेंदी हो जाता है और बड़ा हो जाता है, याद करने में थोड़ा जो है बोरिंग फील होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको चार्ट वाइज बना लेंगे। अगर चार्ट वाइज बना लेंगे तो याद करने में आसानी होगा, और ये याद हो जाने के बाद लिखने में आसानी हो जाएगा, क्योंकि इसी की पॉइंट्स को अगर हम याद कर लेंगे तो उसको हम बड़ा करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखो यहां फसल है, फसल में धान है, गेहूं है, कपास है, चाय है, कहवा, इतना मैंने लिया है। इसके बाद गन्ना और जूट का तुम लोग इंक्लूड कर देना। इधर मैंने लिया है धान के लिए तापमान कितना चाहिए, वर्षा कितना चाहिए, मिट्टी कैसा चाहिए, धरातल कैसा चाहिए, ठीक है। और एक कॉलम मैंने लिया है, ठीक है, ये जो कॉलम लिया है इसको तुम लोग भौगोलिक दशाओं में नहीं इंक्लूड करोगे, इसको मैंने ऐसे थोड़ा सा नॉलेज के लिए रख दिया है, ठीक है। अग्रणी राज्य कौन है, यानी धान की खेती में सबसे आगे कौन सा राज्य है, और धान का अनुसंधान शाला क्या है, यानी जितनी फसल है उसका अग्रणी राज्य यानी सबसे आगे कौन है, और उसका अनुसंधान शाला क्या है। तो अभी देखो धान के लिए जो टेम्परेचर है 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। वर्षा प्रेमी होता है ये, वर्षा इसको ज्यादा चाहिए, 150 से 200 सेंटीमीटर बारिश की जरूरत पड़ती है। और इसकी जो मिट्टी होती है ना, वो आर्द्रता ग्रहण करने की क्षमता होनी चाहिए उस मिट्टी में, ठीक है, नमी होना चाहिए। तो कछारी मिट्टी, डेल्टाई मिट्टी, दोमट मिट्टी, ये मिट्टियां क्या है जो ये मिट्टियां धान के लिए काफी अच्छी होती हैं। धरातल कैसा होना चाहिए, धरातल समतल होना चाहिए, समतल भूमि इसके लिए उत्तम होता है, ठीक है। और सबसे आगे जो है धान उत्पादन में वेस्ट बंगाल नंबर 1 पे है, और इसका अनुसंधानशाला, यानी अनुसंधानशाला क्या होता है, जितने भी फसल होते हैं उसके बीजों पे रिसर्च होता है कि इससे अच्छी क्वालिटी के बीज और इससे अच्छी पैदावार होने वाली बीज कैसे बना सकते हैं, ठीक है। तो वहां अनुसंधानशाला जो धान होता है उसका अनुसंधानशाला कहाँ है, वो है कटक में, ठीक है, कटक के उड़ीसा के कटक में, ठीक है, उड़ीसा में कटक है, और कटक में ये इंस्टीट्यूट है जहाँ पे धान की जो है रिसर्च होती है, ठीक है। अब इसको याद करने का तरीका ये देखो, कच्चा अगर धान को जो चावल होता है उसको हम लोग खाते हैं तो कट कट आवाज आता है, ठीक है, तो धान कटक, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। फिर देखो गेहूं को 10 डिग्री से 15 सेंटीग्रेड तक तापमान चाहिए होता है,
वर्षा इसको साधारण चाहिए, नॉर्मल, ना ज्यादा ना कम, ठीक है। 50 सेंटीमीटर से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा की जरूरत होती है। मिट्टी दोमट, काली, कछारी, ठीक है, इन सब मिट्टी में से कोई भी मिट्टी चलेगा। धरातल इसकी समतल होनी चाहिए, ठीक है। और जो गेहूं होता है उसका उत्पादन उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा करता है, कभी कभी पंजाब भी और हरियाणा का भी नाम आता है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश सबसे आगे है, ठीक है। और जो गेहूं होता है उसका अनुसंधानशाला पूसा में है, दिल्ली के पूसा में, ठीक है। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि गेहूं को पीसते हैं तो आटा बनता है ना, तो गेहूं को पीसते हैं तो इसका जो अनुसंधानशाला है वो कहाँ है, पूसा में है, ठीक है, दिल्ली के पूसा में। अब आते हैं कपास में। तो कपास उष्णकटिबंधीय जो है पौधा है। उष्णकटिबंधीय मतलब इसको थोड़ा सा टेम्परेचर अच्छा चाहिए, ठीक है, टेम्परेचर ज्यादा चाहिए, यानी 21 से लेकर के 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। अभी देखो ये सारा जो टेम्परेचर मैं बोल रहा हूँ ये एक्यूरेट जरूरी नहीं है कि हर बुक में जो है 20 से 30 ही मिले, ये थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है। ये लगभग है, तापमान ये लगभग है, किसी भी किताब में एक्यूरेट नहीं लिख सकता, ठीक है। तो यहाँ 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापक्रम चाहिए कपास के लिए, और वर्षा इसके लिए चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर तक की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि काली मिट्टी ही ज्यादा सर्वोत्तम, इसी में जो है कपास की खेती सबसे अच्छी होती है, काली मिट्टी में, ठीक है। इसके लिए ढालुआ भूमि चाहिए। और कपास की खेती में सबसे अग्रणी राज्य गुजरात है। क्या है, गुजरात है। उसके बाद महाराष्ट्र है। अच्छा, जो कपास होता है उसका अनुसंधानशाला नागपुर है। नागपुर कहां पर है, महाराष्ट्र में है नागपुर, ठीक है, तो वहां पे इसका अनुसंधानशाला है। उसके बाद आते हैं चाय पर। तो चाय के लिए तापमान नम और गर्म चाहिए, ठीक है। 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक का तापक्रम चाहिए। वर्षा इसके लिए उत्तम होती है, परंतु पानी इसमें इसकी जड़ों में जमना नहीं चाहिए, नहीं तो जड़ें सड़ जाती हैं और फसल नष्ट हो जाता है। यानी बारिश जरूरत है लेकिन वो बारिश का पानी इसकी जड़ों में रुकना नहीं चाहिए, ठीक है। 150 से 250 सेंटीमीटर तक की बारिश इसको जरूरत पड़ती है लगभग। इसकी मिट्टी में मैग्नीज, फास्फोरस, ह्यूमस, ये सब उपयुक्त, ये सब जो है उसमें उपस्थित होना चाहिए। तो ऐसी मिट्टी जिसमें मैग्नीज, फास्फोरस और ह्यूमस इत्यादि मौजूद हो तो इसमें चाय की खेती अच्छी होती है। चाय की खेती के लिए ढालू भूमि चाहिए। क्यों, अभी हम लोग ने देखा पानी का जमाव इस पे नुकसानदायक होता है, पानी का जमाव इसकी जड़ों को सड़ा देता है, तो इसीलिए ढालू भूमि, और इसीलिए पहाड़ी अंचलों में चाय की खेती सर्वोत्तम होती है, ठीक है। और इस चाय के उत्पादन में सबसे आगे है असम। और चाय का जो अनुसंधानशाला होता है वो होता है टोकलई में, ठीक है, असम में है ये टोकलई, ठीक है, टोकलई जगह जो है असम में। उसके बाद कॉफी आता है। तो कॉफी के लिए 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर, बारिश 150 से 200 सेंटीमीटर तक, और इसकी मिट्टी में भी लोहा, चूना, ह्यूमस इत्यादि उपस्थित होना चाहिए। और ये भी ढालू भूमि पे होता है, पहाड़ी अंचल पे होता है। और इसमें सबसे आगे है कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका राज्य कहवा उत्पादन में सर्वोत्तम सबसे आगे है। और इसका जो अनुसंधानशाला है वो है चिकमंगलूर, कर्नाटका में चिकमंगलूर एक जगह है, यहाँ पे कहवा का अनुसंधानशाला है। अब इसी तरह यहाँ पे तुम लोग गन्ना जोड़ोगे, गन्ना का तापमान, बारिश, मिट्टी, धरातल और सबसे आगे वाला राज्य, ठीक है, ऐसे करके जूट भी जोड़ोगे। तो ये क्या है, चार्ट के माध्यम से याद करने में आसानी से याद हो जाता है, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये आसानी से याद हो जाता है तो सारा इंफॉर्मेशन तुमको मिल गया। अब इसे ही जो है जब एग्जाम में पूछा जाएगा तो पॉइंट वाइज करके लिख सकते हो, ठीक है। जैसे अगर धान के विषय में पूछा तो धान का कुछ इंट्रोडक्शन दे दिए, परिचय दे दिए, उसके बाद वहां पे लिखिए कि निम्नलिखित भौगोलिक दशाएं जरूरत पड़ती हैं। पहला पॉइंट में वर्षा, फिर मिट्टी, तापमान, धरातल, ऐसे करके लिख दोगे, ठीक है। तो ये एक चार्ट के अंदर, ठीक है, तुम लोग का सारा ये फसल का जितना भी क्वेश्चन आने वाला होता है लॉन्ग में वो खत्म हो जाएगा। बस ये चार्ट जो है अपने कॉपी में, या फिर सबसे बढ़िया होगा एक बड़ा सा पेज ले लेना, आर्ट पेपर का पेज ले सकते हो, उसमें बना लेना और अच्छा होगा। और सामने में कहीं पर उसको लगा सकते हो ताकि वो ऐसे भी याद रहे। जैसे भी तुमको सुविधा लगे इसे याद कर लेना, ठीक है।